बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोर्ट स्टूडियो के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आशिर तनवीर। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त आइनी और कानूनी बहरान का शिकार है। ऐसे बहरानों का सामना पाकिस्तान ने माजी करीब और माजी बईद में पहले भी किया है, और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले भी कानून की हुक्मरानी के हवाले से पाकिस्तान में अपना बेहतरीन रोल प्ले कर चुकी हैं। मैडम तस्लीम अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, रावलपिंडी हाई कोर्ट्स में काम कर रही हैं और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर भी अपना किरदार अदा करती रहती हैं। आइए बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले बताइएगा कि ये जो आपका जो जज्बा है कानून की हुक्मरानी का पाकिस्तान में, ये किस तरह से उजागर हुआ? पहले काम आपने किस तरह से शुरू किया? मुख्तसर सा तारुफ हो जाएगा। मैंने समझ लें मेरी बदकिस्मती कह लें कि 2005 में मैंने वकालत, दिसंबर में मेरा लाइसेंस आया, मैंने स्टार्ट की और मार्च 2007 में पहला मार्शल लॉ लग गया और नए नए वकील थे। तब हालात यकीन जाने, जो मुशर्रफ का मार्शल लॉ था ना, तब भी हालात इतने सख्त नहीं थे, मीडिया पे इतनी सेंसरशिप नहीं थी और हम लोग कह लें कि आतिश जवान था। तो हम निकल पड़े सड़कों पे और आपने देखा अल्टीमेटली कि काले कोर्ट की ताकत ने फिर मुशर्रफ को भी स्टेप डाउन करना पड़ा। तो वहाँ से फिर चल सो चल और वो एक, हम बहुत नज़म सुना करते थे कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो वो उस जज्बे के तहत निकल आए। लेकिन आज जो हालात मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम पता नहीं कब देखेंगे। अब माज़रत के साथ उम्मीदों पे मायूसी की धुन छाने लग गई है। और आपने कहा कि मुमलकत खुदादाद इस वक्त आइनी बहरान है। मैं कहूँ कि अगर आप बेहतर बात कहें तो माशी बहरान का सामना हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा है। और ये माशी बहरान जो होता है ये हर किस्म के बहरान को जन्म देता है। आप समझ लें कि माशी बहरान माँ है हर किस्म के जुर्म की भी, हर किस्म के बहरान की भी। ना कोई आइन को देखेगा, ना कोई कानून को देखेगा। जब किसी के घर में बच्चे भूख से बिलक रहे होंगे तो कानून की हुक्मरानी को बिल्कुल नहीं देखेगा। जब किसी की बूढ़ी माँ सिसक रही होगी दुआई के लिए तो उसको कानून बिल्कुल याद नहीं आएगा। जब कोई अपनी बीवी के कानों से वो बालियाँ निकाल के लाएगा कि वो बीवी अपने बाप की निशानी के तौर पर, सोने के तौर पे नहीं, निशानी के तौर पे वो उन बालियों को संभाल के रखी हुई थी, और जब वो अपने फटे हुए आंचल से अपनी आंखें साफ़ करेगी तो फिर आपको कोई कानून, कोई इंसाफ, कोई आइन नज़र नहीं आएगा। और अल्लाह ना करे इस वक्त पाकिस्तान में हालात ये चल रहे हैं कि किसी बड़ी अफरा तफरी या किसी सिविल वार की तरफ हम ना निकल जाएं और कोई बैरूनी ताकतें, ये तो एक एडमिटेड फैक्ट है कि पाकिस्तान के वजूद को और इसकी जोग्राफियाई अहमियत के जो वजह से हमेशा से ये बहुत सारे मुल्कों की आंखों में खटकता रहा है। तो इन हालात का फ़ायदा उठा के कोई बैरूनी कुव्वत अपना वो वाला मामला न कर दे कि मेरे मुंह में खाक, बांग्लादेश वाला कोई मामला। जी मैम, ऐसे है कि आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि माशी बहरान भी बहुत ज़्यादा है और कानूनी और आइनी बहरान तो उसकी वजह से ही है। आप क्या समझती हैं कि आने वाले टाइम में जो जनरल इलेक्शंस का इनेकाद होने वाला है वो अपने टाइम पे अगर हो जाता है या टाइम से पहले अगर हो जाता है तो इस तरह के जो बहरान है या इस तरह की जो कैफियत अभी चल रही है इससे निपटा जा सकता है? आपने वर्ड यूज़ किया जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब आपको अगर पता आ जाए ना, ये जब जनरल चाहेंगे तभी होगा। मैं खुल के बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप आइनी तौर पे मुझसे राय लें तो मामला ऐसा है कि जब असम्बली अपनी तबई उम्र पूरी कर ले, यानी कि 5 साल की मुद्दत पूरी कर ले और उसके बाद डिज़ॉल्व हो, आइन के तहत मुद्दत पूरी कर, फिर 60 दिनों के अंदर अंदर आपको इलेक्शन की तरफ जाना होता है। और अगर असम्बली अपना जो उसकी तबई उम्र है उससे 2-4 दिन पहले भी वज़ीर आज़म की एडवाइस पे डिज़ॉल्व हो जाती है तो फिर 90 दिन का टाइम होता है आइन के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक और मामला चल रहा है कि मरदमशुमारी या सेंसस अगर वो हो चुका हो तो फिर जब तक नए शुमारियाती कोड नहीं लगेंगे, नए ब्लॉक नहीं बनेंगे, नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तो आइन ये कहता है कि उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये दो सूरत हाल हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब होंगे जब नई हल्का बंदियाँ होंगी। हमने देखना है कि अगर किसी इलाके में वोट बढ़ गया है तो उसकी सीट हमें बढ़ानी है, या किसी इलाके में लोग माइग्रेट कर गए हैं, वहाँ पर लोगों की तादाद कम हो गई है तो माइट भी हमें वो सीटें कम करनी पड़ें, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। और कानून और आइन फिर ये भी कहता है जब सेंसस पे आपकी चारों सूबाई असम्बलियाँ
और आपकी अपना नेशनल असम्बली वो अप्रूव कर दे, तो फिर उसके बाद नए सेंसस पे इलेक्शन होंगे। अब ये अप्रूव कर चुकी हैं। ये एक और लैकूना है कि दो उस वक्त हमारी जो असम्बलियाँ थी केपी और पंजाब की, वो निगरान वज़ीर आला थे, वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, लेकिन ये सारे मिल के अब इसको अप्रूव कर चुके हैं। अब इलेक्शन नए सेंसस के तहत होने चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन को पता नहीं कितना उसमें टाइम लगता है। और सीधी बात है, अगर मुझे खुल के आप कहने की इजाज़त दे दें, क्योंकि अखबार हक़ आप निकालते हैं और हक़ की बात है, तो फिर कर लेने दें मुझे यहाँ पर खुल के कि इलेक्शन आपके और मेरे कहने से नहीं होंगे। इलेक्शन जिन्होंने करवाने हैं उन्हीं के करने से। मैम, पहले भी इस तरह की क़ुव्वतों ने मुल्क को यरगमाल बनाने की और इस तरह से चलने की कोशिश की, लेकिन वकला ने हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को दोबारा से ज़िंदा किया और एक बहुत बड़ी मूवमेंट हम देखते हैं माजी में चली। तो आप भी उसमें शामिल थी और आपने काफ़ी उसमें बेहतर किरदार भी अदा किया। तो मुझे बताइएगा कि उस तरह की कोई आप देख रही हैं कि आने वाले टाइम में फिर किसी तहरीक की ज़रूरत पड़ सकती है पाकिस्तान को? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान बड़े, मैं दुख के साथ कह रही हूँ कि ऑक्सीजन पे चल रहा है। उसको तो तवानाई की, नई ज़िंदगी की चाहिए। और ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये किसी भी कौम के लिए, किसी भी माशरे के लिए उसमें नई रूह फूंकते हैं। लेकिन अभी बदकिस्मती क्या है, अभी काला कोट, वो उस वक्त ये मामला था कि अदलिया पे अटैक हुआ और सारे इकट्ठे हो गए और सारी पार्टीज़ भी इवन एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो गई। अभी मामला ये है ना कि पर्दादारी में मामला चल रहे हैं। सामने हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब कोई और हैं, बैक एंड पे क्या चल रहा है, मामला समझ आ रहे होते कि बैक आपको बताऊं कि मशावरत हो रही है राजा रियाज की और शहबाज शरीफ साहब के सामने के निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। और यकीन जाने कि मुझे ये लग रहा था कि वो आपस में भी पूछ रहे होंगे जब वो मशावरत करके कौन आएगा, उनको भी नहीं। ऑल ऑफ सडन जाके काकड़ साहब का नाम आ जाता है। तो वकला, अभी मामला ये कि हालात अफरा तफरी है, महंगाई भी है, पेट्रोल भी महंगा है। और एक पेट्रोल आज आपकी अखबार में मैं देख रही थी कि 305 रुपये उसका रेट हो गया। तो अभी हमें प्रॉब्लम महंगाई से नहीं है, हमें प्रॉब्लम यह है कि मेरे लीडर की जो महंगाई थी वो हलाल थी, तेरे लीडर की जो महंगाई है वो हराम है। तकसीम का मामला आ गया। जब तक सारे एक कौम बन के नहीं सोचेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे बढ़ेंगे। और हमें सिर्फ ये सोचना है कि मैं खुल के बात करूं कि जब नवाज़ शरीफ साहब को सैक किया गया, जिसमें बदकिस्मती से स्याह धब्बा है हमारी अदलिया पे भी, आज बातें खुल के सामने आ रही हैं कि साकिब निसार साहब भी उसमें शामिल थे। और बल्कि अब मुतालबा ये कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए। मुल्क तरक्की की एक डगर पे चल रहा था। उस वक़्त वो कहते थे खलाई मखलूक। तो ये होता था कि ये PTI वाले कहते थे कि आर्मी की इज़्ज़त व तकरीम वो कर सकता है कि जिसका बाप एक हो और जिसकी माँ नेक हो। और आज जब इमरान खान साहब के साथ वही हो गया, तो आज ये PDM की जमातें हैं वो आर्मी को सपोर्ट, मैं मतलब आर्मी के कभी भी मुखालिफ नहीं। आर्मी, हकीकत ये है कि उनके लहू के चिराग जलते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में रोशनी होती है। वो रात को सरहदों पे जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। अगर ये आर्मी ना होती तो अब तक मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि जो जोग्राफियाई हमारी अहमियत है हमें हड़प कर चुके होते। सऊदी अरब में मज़ार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरहमती, तो उस वक्त भी जो टेक ओवर जाके किया था वो पाकिस्तानी कमांड, ये सादत हमारे फ़ौज के अस्करी के किरदार पे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अब ये है कि हमें थोड़ा सा कौम बन के सोचना है। हमें एक जब जा रहा हो तो बल्ले बल्ले नहीं करना, हमने देखना बेनिफिशरी कौन है, कौन। जब नवाज शरीफ गया तो इन्होंने बल्ले बल्ले की, आज वो गया तो वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे बेनिफिशरी कौन है। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला हो रहा है। हमें बीइंग ए नेशन सोचना है। अभी वक्त ऐसा है, हालात का ये तकाजा है कि हमें ये डू और डाई की जंग है। हम अगर एक कौम नहीं बनेंगे तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मैम, माशी हालात भी बहुत ख़राब है। बिजली के बिलों का मामला देख लें, पेट्रोल प्राइसेस का, डॉलर के रेट का मामला देख लें। हम स्पेसिफ़िकली अगर बात करें जो बिजली के बिलों का मामला है, उसमें बेजा टैक्सेस जो ऐड कर दिए गए हैं बहुत ज़्यादा। कानूनी तौर पे उनकी क्या वक़्त है, वो कानूनी तौर पे ठीक भी हैं कि बस लोगों से लेने हैं वो पैसे? मैं एक अर्ज़ करूं, अगर अभी हमारे सामने बिजली का बिल नहीं है तो मैं आपको सारे टैक्सेस दिखा दें। उसमें एक कॉलम है इनकम टैक्स का। बड़ी आम फाम सी बात है कि इनकम टैक्स किस पे लगता है? उस पे लगता है जिसकी सालाना 6 लाख रुपया नेट इनकम है। अब नेट इनकम क्या होता है?
फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, एक टैक्सी ड्राइवर है, वो साल का 9 लाख रुपया कमाता है, तो उसमें से 3 लाख रुपया उसका फ्यूल का निकल गया, जी जी, लाख रुपया गाड़ी की मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, ट्यूनिंग, ये वो, पीछे उसके पास 5 लाख रुपया बचा। 5 लाख रुपए पे अब टैक्स नहीं है, ठीक है। मैं लॉयर हूँ, मैं फ़ीस कुछ भी लेती हूँ, उसमें मेरे एक्सपेंस हैं, मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे ऑफिस का खर्चा है, यूटिलिटी बिल्स हैं सारे, मैं निकाल के अगर मेरे 6 लाख रुपए नहीं बनते तो मैं टैक्स क्यों दूंगी? सालाना। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर पाकिस्तान में फ्रेंकली स्पीकिंग कितने लोगों की नेट इनकम 6 लाख रुपया बन रही है? नहीं बन रही। तो जुल्म नहीं है कि उन पे इनकम टैक्स लगा दिया गया? इनकम टैक्स के लिए जो आपने असर्ट करना होता है, अब वो ये होता है कि इस पे ये लाइबल होगा टैक्स के लिए जिसकी 6 लाख होगी, तो ये अब बताएं कि बिल में क्या क्राइटेरिया देख लेते हैं, मजदूर के घर भी बिल आ रहे हैं, तो ये सरासर जुल्म है। और बिल से अब इस पे बंदा रोए या हंसे या मातम करे कि कहा गया कि वफाकी काबीना ने, जो निगरान काबीना है, इन्होंने मंजूरी दे दी है कि अवाम को रिलीफ दे दिया जाए, और उसके बाद कहा गया कि ये जो मंजूर हमने कर ली है इसको हम अप्रूवल के लिए IMF के पास, IMF मंजूर करेगी तो उसके बाद हम इसको करेंगे। तो फिर मैं कहती हूँ कि सब कुछ IMF नहीं करना है, आप एक रजिस्ट्रार टाइप को ही बना लें जो यहाँ से चिट्ठी लिखे और वहाँ पहुँचे। इतनी बड़ी काबीना के खर्चे आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आप देखें, आप और मैं, हम लोग जो है ख़ुद कमाते हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं हैं और हम बिल भर रहे हैं। हम पेट्रोल अपना खुद लगाते हैं, 305 रुपये पे मेरा तो अब नेक्स्ट आप बुलाएंगे तो शायद मैं रिफ्यूज़ ही कर दूँ कि भाई मेरा पेट्रोल लगता है स्टूडियो आने तक, ठीक है। हमें मतलब सच्ची इतना कैलकुलेट। अब वो जो भारी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मैं खुल के कहूँगी, चाहे वो जर्नल हैं, चाहे वो जजेज़ हैं, उनको मुफ्त यूनिट्स भी मिल रहे हैं, उनको मुफ्त पेट्रोल भी मिल रहा है, उनको मुलाजमीन भी हैं, उनको गाड़ियाँ भी हैं, उनको ड्राइवर भी हैं, उनको मतलब लाखों में तनख्वाह भी मिल रही है। हमारी तनख्वाहें भी नहीं है और हम ये सारे दे रहे हैं, ये शर्म की बात नहीं है। मतलब एक गरीब आदमी इस मुल्क की अशराफिया का बोझ उठा के घूम रहा है कि वो अपने लिए भी कमाता है और वो फिर उनके लिए भी कमाता है कि उनके जो मराहत हैं उनको पूरा किया जाए पाकिस्तान में। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमने इलेक्शन के हवाले से भी बात कर ली, महंगाई के हवाले से भी बात हो गई। आप क्या समझती हैं, एज अ नेशन कुछ हमारे फॉल्ट्स भी तो हैं ना, हम भी तो एक कौम नहीं बन पा रहे, वो ये किस तरह मामला हल होगा? मतलब कब हम इकट्ठे होके एक कौम बन के चलना शुरू होंगे? मैं ये आपने जो क्वेश्चन किया, ये 2 दिन पहले मैं और मेरा छोटा भाई हम नाश्ते पे वो डिस्कशन कर रहे थे, तो वो वैसे ही बात हुई तो वो सरासर उसने कह दिया जी बड़े देसी से में कौम ही फ्लान देंगे है, तो ये इस तरह के, ठीक है। मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा उस्मान वो फर्नीचर का बिज़नेस करता है, मैंने कहा हलफ कुरान पे कहो आज तक तुमने दानिस्ता हराम खाया है? कहता है नहीं। मैंने कहा मैं हलफ कुरान पे कहती हूँ कि आज तक दानिस्ता मैंने कोई हराम नहीं खाया, ना दानिस्की में हो जाए तो वो अल्लाह भी माफ़ करने वाला है, हमने कभी हराम नहीं खाया। बहुत सारे लोगों की यही कंडीशन है। और फिर मैंने एक और उसको बात कही, मैंने कहा जो ये कौम होती है ना, इसका जो लीडर होता है ना, ये कौम का बाप होता है। तो अब घर की तरबियत जैसे बाप की जिम्मेदारी होती है, अगर बाप नेक हो तो आगे से औलाद नेक होती है, ऐसे ही अगर हमारे लीडर ठीक हो तो हमारी कौम भी ठीक होगी। मैं समझती हूँ कि हमारे अपने पार्ट पे हमारे भी फॉल्ट्स हैं, लेकिन इतने नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अभी आप देखें ना कि चीनी माफिया है, दुकानदार हैं, ये सारे चलें चीनी आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन पीछे रॉन्ग पॉलिसी क्या है? जब हुकूमत मतलब कोई गधों का टोला तो नहीं था कि उन्हें कहा गया जी हमारी शुगर इतनी ज़्यादा होगी हमने इंपोर्ट करनी है, सस्ती इंपोर्ट कर दी, महंगी दोबारा एक्सपोर्ट कर ली, फिर वो इंपोर्ट भी कागज़ों में हुई होगी, वो उन्हीं की गोदामों में रही होगी और दोबारा महंगी करके बेच रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है ना। आगे से दुकानदार तो 2 रुपये फालतू बेच रहा होगा, तो कौम का कसूर भी है, लेकिन हुक्मरानों का भी है। नहीं, अपने हकूक़ के लिए खड़े होने की बात जब आती है तो आपने जैसे पहले कहा कि हर किसी की अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है, कोई किसी के पीछे चला जाता है, कोई किसी के पीछे चला जाता है और फ़ायदा कोई और उठा लेता है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस वक्त लार्जर इंटरेस्ट में मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचते हुए कि जी मुल्क का फ़ायदा और हमारी नेशन का फ़ायदा होगा कि हम इकट्ठे होकर किसी एक पेज पे आ जाएँ, कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएँ और ऐसा कोई लाएअमल बना ले आने वाले टाइम के लिए, कोई हमारी वुकला कम्युनिटी इकट्ठी हो जाए, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान इकट्ठे होकर आने वाले टाइम के लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी जारी कर दें, एक सॉल्यूशन सा हो जाए कि हम इस टाइम को गुजार लें किसी तरीके से। देखें, अगर आप भी मतलब उस खमीनी के इंतज़ार में है मेरी तरह,
तो ये हालात मुझे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप थे, रात को बड़े मैसेजेस थे कि सुबह सारे गाड़ियाँ निकालेंगे, सड़कों पे खड़ी कर देंगे, ये है वो है, ठीक है। मैं तो अगर आप कहें तो आपको कुछ उस वॉइस नोट्स भी सुना दूँ, इतने जज्बाती। तो मैं तो हूँ ही थोड़ी सी उस टाइप की। तो मैं सुबह सुबह 8 बजे उठ के तो ग्रुप कॉल कर दी। मैंने कहा बताओ किस जगह जाके गाड़ियाँ खड़ी करनी है, किसी ने आगे से जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात है, जो भाई बिजनेसमैन है तो उसको मैंने कहा मार्केट में क्या होगा, 2 सितंबर की कॉल है हड़ताल की, तो क्या बनेगा। उसने कहा जो रेडी वाला है ना, जो रेड़ा खींचता है सॉरी मार्केट में, फर्नीचर ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह, कहता है वो रेड़े वाला अगर हड़ताल कर लेगा ना, शाम को उसके बच्चे फाका करेंगे। अभी हालात नहीं है कि कोई हड़ताल करे, अभी कोई अफोर्डेबल, अभी दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं तो 2 वक्त की रोटी नहीं है। मतलब आप देख लें, मीडिया से आप हैं बेहतर, आप देख रहे हैं कि कितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं। तो कौम निकलने जोगी नहीं रही, और जो निकले थे जिन्होंने टैंकों के आगे लेटना था, उनको जो हाल हुआ उसके बाद तो कोई निकलने का नाम भी नहीं, जो सीधी बात है। सही सही, चले बहुत बेहतरीन हो गया मैम। हम इंशाल्लाह आपके साथ इस तरह के सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले टाइम में भी आपसे सॉल्यूशंस पे और इस तरह के कानूनी मामलात पे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। कोई मैसेज अगर देना चाहें तो। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके, और बड़ा अच्छा सा और लाइट सा आपका फॉर्मेट था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने सुनने पे ज़्यादा तवज्जो दी, बोलने की मुझे बोलने का मौका दिया आपने, तो आप हमारे लिए काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह दोबारा भी इस तरह के सेशंस को जारी रखेंगे। जी तो व्यूवर्स, आपने देखा कि मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त गो के माशी, आइनी और कानूनी बहरान मौजूद हैं, लेकिन एक नेशन और एक कौम बन के इस मुश्किल वक्त से भी निकला जा सकता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान आशिर तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।